आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में आप देखेंगे तो एक टर्म आपको याद आएगा जो मुस्लिम टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, हलाल और झटका। जो पाकिस्तान में क्या हुआ हिंदू के साथ, वो बेसिकली इट्स मोर लाइक ए झटका किलिंग। एक साथ वो किल किया और 2% बचे। बांग्लादेश में इट वॉज मोर लाइक हलाल। वो हमारे हमारे बारे में ये लिखा करते थे कि ये देश बस कुछ सालों का मेहमान है। इनफैक्ट एक जो लाइन हमेशा उस समय चलती थी वो था हु आफ्टर नेहरू। तो उनके हिसाब से ये था कि जब तक नेहरू है तब तक ये देश जिंदा रहेगा, उसके बाद देश बिखर जाएगा। पाकिस्तान और भारत के सबसे इंटेंस जो डिबेट थे, डायलॉग थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ करते थे, 2000 से लेके 2008 तक। 8 में फिर मुंबई ब्लास्ट हुआ एंड फिर चीज़ें रुक गई। लेकिन आप देखेंगे उस वही एक समय था जो कि टेररिज्म भी इस देश में अपने चरम पे था। मुझे कोई भी शहर याद नहीं है जहाँ की टेरर ब्लास्ट नहीं हो रहे थे। एक डायलॉग जो स्पेशली मैं हमारे इंग्लिश मीडिया में हमेशा देखता हूँ, जहाँ वो बोलते हैं कि वीक पाकिस्तान इज़ बैड फॉर इंडिया। इससे पाकिस्तान को वीक ना होने दें। नाउ इट्स अ वेरी स्टूपिड आर्गूमेंट। आप अपने इनेमी कंट्री को वीक ही करोगे, आप उसको कमज़ोर करोगे, आप उसको तोड़ के रखोगे। यहाँ आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस इतिहास को इवन बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं मानते हैं। उन्होंने अपने पुस्तक में ही इसे नकारा, बोला कि आर्यन बाहर से आए ही नहीं है, और देयर इज नथिंग कॉल्ड आर्यन एंड द्रविडियन डिवाइड। लेकिन हाँ, इसको समहाउ बाबा साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो आज आज नहीं जाना चाहेंगे, या इसको नहीं कोट करेंगे, या फिर उनके जो पाकिस्तान पे जो कोट हैं या इस्लाम पे कोट हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, मैं उत्पल कुमार, मैं जर्नलिस्ट हूँ। ओपिनियनेटर के तौर पे मैं दिल्ली में काम करता हूँ, न्यूज़ 18 और फर्स्ट पोस्ट में। मेरी पहली पुस्तक हाल ही में आई है, उसका नाम भारत राइजिंग है, धर्मा, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी। पुस्तक नए भारत के उदय को लेके उस पर फोकस की हुई है, और बेसिकली वो किस तरह से नया भारत अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, इंटरनली नहीं एक्सटर्नली भी, उस पर ये पुस्तक बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। भारत राइजिंग लिखने के पीछे मेरा अपना एक मकसद था। वो ये था कि हम जब देख रहे हैं पिछले 14-10 साल से जब मोदी सरकार इस देश में है, दो तरह की नैरेटिव्स अक्रॉस द वर्ल्ड चल रही है, और दोनों नैरेटिव एक दूसरे से बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग है, कॉन्ट्रास्टिंग है। एक एक नैरेटिव के हिसाब से ये देश में आपको संविधान की हत्या हो रही है। इनफैक्ट एक ब्लॉगर ने कुछ दिन पहले डिक्टेटरशिप वाली बात भी कह डाली। उस नैरेटिव के हिसाब से देश में जो लिबरलिज्म है वो सिकुड़ रहा है, प्लुरलिज्म खतरे में है, माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं। मिला जुला के बेसिकली कुछ अच्छा नहीं हो रहा है नैरेटिव के हिसाब से। जो दूसरी नैरेटिव है, वो नैरेटिव वो ये बोलती है कि देश आगे बढ़ रहा है, नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरली, फिजिकल लेवल पे, बट एट मेंटल लेवल ऑल्सो। एक सेंस ऑफ जो कॉलोनियलिटी थी, जो हमें अपने आप में एपोलॉजिस्ट हम हुआ करते थे अपने आप को लेके, उससे हम निकल रहे हैं बाहर। तो मेरी पुस्तक में उसी इन्हीं दो जो व्यू पॉइंट है उसको उसका अध्ययन करने की कोशिश की, और जो मैंने पाया मैंने उसको बड़ी ऑनेस्टली अपने पुस्तक में आगे रखने की कोशिश की। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस पुस्तक का नाम भारत राइजिंग ही क्यों रखा। आई कुड हैव इजीली सेड इंडिया राइजिंग, एंड here I must say that I have nothing against the term India. In fact, that's also something, we made a global capital out of it. But there's something about Bharat which is innately civilizational, जो एक जो होता है ना, जो आपको आपके आपके जड़ तक पहुंचाता है। बट उससे बड़ी बात है, भारत ही एक नाम है जो हमने अपने आप को दिया है। इसके अलावा जितने भी नाम हैं वो हमें फॉरेनर्स ने, विदेशियों ने दिया, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, इंडिका से इंडिया बना। भारत भारत नाम है जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें दिया। तो एक एक जो होता है कि हमारे हम आप जो नाम हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं उसका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो इसलिए मैंने किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल, भारत जो नाम है, भारत दो संस्कृत शब्दों का जोड़ है, भा एंड रथ। बेसिकली मीन्स एब्जॉर्बर ऑफ लाइट और विजडम। जब आप इस रूप में इसको देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो हम आज बातें कर रहे हैं विश्वगुरु की, भारत को विश्वगुरु होने की, वो
उसकी जो सोच थी वो भारत से ही आती है, भारत भारत की जो टर्मिनोलॉजी है जो हमने यूज़ किया है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को यहाँ यूज़ किया हूँ। पर उससे भी बड़ी बात है, हम हमेशा सुनते हैं देयर समथिंग कॉल्ड द आइडिया ऑफ इंडिया। सुनील खिलनानी जी की एक पुस्तक आई थी बहुत साल पहले, उसका नाम हुआ करता था द आइडिया ऑफ इंडिया। बहुत चली हुई पुस्तक, उससे बहुत सारे डिबेट हुए। एक जो बेसिक जो पॉइंट थी उस पुस्तक की वो ये थी कि इंडिया इज ए रिसेंट क्रिएशन। ये देश एक नया क्रिएशन है। ये संविधान का क्रिएशन है, संविधान से बना है। ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे बना है, और इसके पीछे इसका कुछ और नहीं है। उसको दे नो अदर पास्ट बिहाइंड, सो इट्स बेसिकली न्यू कंट्री। पॉलिटिकली एक हद तक आप मान सकते हैं, क्योंकि हम जो एक जो जो पॉलिटिकल सिस्टम आज कैरी कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये 47 के बाद से हमने किया, वो वेस्टर्न ऑर्डर, वेस्टर्न ऑर्डर से लिया गया है। लेकिन क्या ये भारत, ये देश जो है ये डेमोक्रेटिक सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमें संविधान हमने अडॉप्ट किया, या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी ने एक लीगेसी दी फाइट की ब्रिटिशों से लड़ने की? क्योंकि यदि सिर्फ यही रीज़न होता हमारे हमें डेमोक्रेटिक या लिबरल या प्लूरल होने का या सेकुलर होने का, तो फिर जो हमारे जो दो भूभाग हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो भी आज सेकुलर होते, वो भी आज डेमोक्रेटिक होते। वहाँ भी माइनॉरिटीज़ फ्लरिश करती जितना इंडिया में कर रही है, इस देश में कर रही है। लेकिन ऐसा वहाँ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान में जो वहाँ की माइनॉरिटी की हाल ये है कि यहाँ लेस देन 2% हिंदू बचे हैं, और वो भी बस मतलब ऐसी स्थिति में है कि वो बस मौका खोज रहे हैं कैसे वहाँ से बचा जाए। बांग्लादेश की हाल उससे ही बुरी है, दो उसके बारे में हम बहुत कम बातें करते हैं। बेसिकली आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में आप देखेंगे तो एक टर्म आपको याद आएगा जो मुस्लिम टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, हलाल और झटका। जो पाकिस्तान में क्या हुआ हिंदू के साथ, वो बेसिकली इट्स मोर लाइक ए झटका किलिंग। एक साथ वो किल किया और 2% बचे। बांग्लादेश में इट वॉज मोर लाइक हलाल, बट हलाल की जो किलिंग होती है बहुत पेनफुल होती है। वो बेसिकली आप काट के छोड़ दिया जाता है एंड यू सफ़र। तो बांग्लादेश में हमारी उनके आज़ादी के समय हमारी ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन थी, आज लेस देन 7% है। और एक रिसर्च बताती है, इनफैक्ट नई बुक आई थी एक दीप हलदर की, बीइंग हिंदूज इन बांग्लादेश। उन्होंने एक ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को उन्होंने कोट किया, उनका नाम बरकत अहमद या कुछ ऐसे नाम था। उनका रिसर्च बोलता है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ का जो फेट है, जो फ्यूचर है बहुत अच्छा नहीं है। इनफैक्ट उनके हिसाब से दे वोंट बी माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश फॉर मोर देन 3 डिकेड्स। सो आज से 30 साल बाद उनके हिसाब से यदि चीज़ें जैसी आज है वैसी ही रहीं तो 30 साल बाद बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। तो ये बांग्लादेश का हाल है। सो जो आइडिया ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट जब हम बांग्लादेश और पाकिस्तान में करते हैं तो हमें वो समझ में आता है कि नहीं, देयर इज समथिंग मोर, इंडिया हैज समथिंग मोर टू गिव, दैट्स व्हाई दिस कंट्री इज लिबरल, डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर। एंड वही आइडिया ऑफ भारत की बात समझ में आती है। जब आप व्हेन यू सी दिस कंट्री फ्रॉम आइडिया ऑफ भारत, तो ऑटोमेटिकली जो होता है कि आप उसके सिविलाइजेशन कोड पे जाते हैं। आपकी जो दृष्टि है 47 पे जाके रुक नहीं जाती है, 1947 पे, आप उससे बहुत पहले जाते हैं। आप इस सिविलाइजेशन की शुरुआत में जाते हैं वैदिक एरा से लेके, और तब आपको लगता है कि इंडिया इज़ लिबरल, इंडिया इज़ सेकुलर, इंडिया इज़ प्लूरल, प्रिसाइजली बिकॉज इट इज़ भारत। ये जो भी है आज, जो जैसा अच्छा कर रहा है वो इसीलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि यहाँ के लोग पिछले हजारों साल से ऐसे ही थे, लिबरल थे, डेमोक्रेटिक थे। और इस यही रीज़न है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत ने पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, तो भारत ने एक झटके में एक्सेप्ट किया। यानी ये अपने आप में एक अजूबा था, क्योंकि आप देखें वेस्ट में तो उन्होंने एक फेजेज में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। इनफैक्ट 100 साल के स्ट्रगल के बाद वहाँ के औरतों को वोट का अधिकार मिला। जो वहाँ के ब्लैक्स थे इन अमेरिका, 1960 में जाके उनको अधिकार मिला। भारत में एक झटके में 1947 में हमने डिसाइड किया, 50 में जो इलेक्शन हुए हमने सबको राइट दिया है, वोटिंग का राइट। सो जब हम आज़ाद हुए थे
तो जो ग्लोबल मीडिया में और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, वह स्पेशली वेस्टर्न, वो हमारे हमारे बारे में ये लिखा करते थे कि ये देश बस कुछ सालों का मेहमान है। इनफैक्ट एक जो लाइन हमेशा उस समय चलती थी वो था हु आफ्टर नेहरू। तो उनके हिसाब से ये था कि जब तक नेहरू है तब तक ये देश जिंदा रहेगा, उसके बाद देश बिखर जाएगा। ये सब गलत हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसका रीज़न यही था क्योंकि जो एक इस देश में जो एक सेंस ऑफ डेमोक्रेसी थी, रियल डेमोक्रेसी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंस ऑफ real secularism, not the Western one or the Christian concept which we have imposed in last so many decades. वो हमेशा से रही है। इनफैक्ट आप देखें तो अ, जितने भी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड थे, चाहे वो ज्यूज हो चाहे जोरोस्ट्रियंस हो, सब जगह उनको उनको प्रताड़ना मिली। लेकिन भारत में जब वो आए तो उन्हें न सिर्फ रहने के लिए जगह दिया गया, बट उनको ये भी आज़ादी दी गई कि वो कैसे रहें, क्या पहने, क्या खाएं। उनको जो एक एक जो कंप्लीट फ्रीडम उनको यहाँ मिला। और ये इसके लिए भारतीयों को कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये जो एक आइडिया थी, एक आइडिया ऑफ भारत, ये हमें हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और ये इनफैक्ट मुझे याद है अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपनी पुस्तक में भी वाई भारत मैटर्स, उसमें भी उन्होंने इस बात पे ही जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये इंडिया जो भी है अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि भारत है, ये एट द कोर ऑफ भारत है। और हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को आगे ले जाने की ज़रूरत है। आजकल हम ये चीज़ बहुत सुनते हैं कि भारत राइजिंग, जो मेरी पुस्तक का जो कवर टाइटल भी वही है, भारत राइजिंग। सब जगह इस बारे में बात हो रही है कि भारत राइजिंग हो रहा है, क्या ये होगा नहीं होगा। इनफैक्ट हिस्टोरिकली आप देखें, मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि भारत का राइजिंग होगा। क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखें द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में, तो जो वेस्ट का जो डोमिनेंस है वो बस महज 200 से 300 से 250 से 300 साल रहा। उसके अलावा हमेशा जो पावर थी और वेल्थ था, हमेशा ईस्ट में रहा, एशिया में रहा, लार्जली इंडिया। इनफैक्ट जो वन ऑफ द मोस्ट नोटेड हिस्टोरियन हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, हिस्टोरियन का नाम है एंगस मैडिसन। उन्होंने बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमी पे रिसर्च की थी और उनकी एक मैग्नम ओपस बुक है ऑन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। उसके हिसाब से द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा, जो टोटल वर्ल्ड का जो जीडीपी था, वो $102 बिलियन था इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा। और भारत का उस समय 32.9% सिर्फ भारत का हुआ करता था। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंटायर जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड भारत की थी। आप उससे 1000 साल बाद आगे चले जाएं, वो वही टाइम है जब मोहम्मद गजनी भारत पे, सोमनाथ पे उसका रेड चल रहा था। उस समय मेडिसन बोलते हैं कि जो भारत का शेयर था ऑलमोस्ट उस समय भी ऑलमोस्ट लाइक 28.9% था, followed by China 26.9%. So India again remained number one in the world, almost with a third of the resources. उससे भी 700 साल बाद हम चलते हैं, वो औरंगजेब के समय में, उसमें बस ब्रिटिश आने ही वाले थे, इनफैक्ट आ गए थे, बट वो पॉलिटिकल पावर नहीं हुए थे। औरंगजेब का समय था, उस समय भी भारत नंबर वन ही था। भारत की उस समय भी ये जो इकोनॉमी थी 28.9% थी, चाइना की 22% के करीब थी। सिर्फ एक समय ये जो 2000 सालों के, जो मैं 1700 सालों का बात बोल रहा हूँ, एक समय भारत की जो इकोनॉमी थी नंबर 2 पे गई थी, और वो भी जस्ट पॉइंट से, वो 1500 AD के करीब में। और मे भी उस समय चूँकि मंगोल अटैक्स भारत पे हुए थे, तो मे भी वो कारण हो कि इकोनॉमिक डिसरप्शन हो, लेकिन जस्ट वही एक समय था। उसके अलावा भारत की इकोनॉमी हमेशा नंबर 1 रही है। तो आप हिस्टोरिकली देखेंगे पावर हमेशा यहाँ रहा है। आज 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 यदि हम इस पर सोचते हैं, आजकल के लोगों को बोला जाए तो उन्हें बहुत आश्चर्य होगा। उन्हें लगेगा कि उनके लिए तो भाई प्रॉस्पेरिटी तो सिर्फ वेस्ट में ही है, या पावर सिर्फ अमेरिका में है। बट ये बहुत ही रिसेंट फिनोमेना है, और इसीलिए हमें इतिहास की एक जो समझ होनी चाहिए, इतिहास को हमें पढ़ना चाहिए, इतिहास से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें पास्ट दिखलाता है और हमें वो आगे का भी दिखाता है कैसे चीज़ें हो सकती हैं। और तो इसलिए मुझे इसमें बहुत शक की गुंजाइश नहीं लग रही है कि भारत राइजिंग होगा। एंड जिस तरह चीज़ें हो रही हैं, आप देखें पिछले
कुछ सालों में, 10 सालों में हम फिज़िकली ही सिर्फ़ अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज़ हैं, बट ऑल्सो मेंटली हम अपने आप को जो होता है कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर निकाल रहे हैं। और उसमें एक एग्ज़ाम्पल मैं अब राम मंदिर का दूँगा। इनफैक्ट आई शुड से दैट कि अभी इस समय जो हम रह रहे हैं, ये एक इट्स अ हिस्टोरिक टाइम। इस समय हम बहुत अपने आप को शायद हम इस ये जो फेज़ है, इस फेज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इस फेज़ को हम बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। मे बी बिकॉज़ हम लोग इस फेज़ के बहुत नज़दीक हैं। जब आप किसी भी चीज़ के बहुत करीब होते हैं, तो आप आप उसको देख नहीं पाते हैं क्लियरली। लेकिन मे बी आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, जब आप वापस ये 2020, 2021, 2022, 24 इन इस फेज़ को देखेंगे, तो आप बोलेंगे वाओ! वो यही समय था जब मे बी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, या आर्टिकल 370 हटा था। सीएए को लाया गया था, या यूसीसी पे हमारी बातें चल रही थी। सो मेनी थिंग्स वे हैपनिंग, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आज से 5 साल पहले भी जो कोई हमें बोलता कि आर्टिकल 370 हट जाएगा, तो लोग हंसते, लोग बोलते पागल हो क्या, ये कभी नहीं हट सकता। सो ये चीज़ें हुई हैं, और ये सिर्फ हुई हैं, बल्कि इनफैक्ट आप यदि आज कश्मीर में जाते हैं, तो कश्मीर में एक विश्वास का एक जो माहौल है, टेररिज्म की जगह वहाँ टूरिज़्म ने अपने आप को बहुत हद तक अपने आप को वहाँ स्थापित कर लिया है। और अब लोगों को ये तो लग रहा है कि पॉसिबल है, चेंज पॉसिबल है। स्टिल लॉन्ग वे टू गो। वहाँ अभी भी विस्थापित जो कश्मीर पंडित हैं वो भी बाहर हैं। सो वो अपने आप में स्ट्रगल है, लेकिन एक एक शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। वही राम मंदिर में भी राम मैं बहुत शुरुआती फेज़ में बहुत सारे परिवार जो वहाँ गए थे, जो उससे मिला, वो इनफैक्ट आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड टू फाइंड दे केम फ्रॉम तमिलनाडु। और ये अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग था, बिकॉज़ हम जो बचपन से पढ़ते हैं आर्यन द्रविडियन डिवाइड, और जब मैंने अपने रिसर्च किया तो मैं आया कि इनिशियल मंथ में सबसे ज़्यादा लोग तमिलनाडु से आए थे वहाँ राम मंदिर के दर्शन कर रामलला के दर्शन के लिए। उनमें से एक परिवार से मैं मिला भी था, मैंने उससे पूछा भी। एक परिवार था, उसमें महिलाएँ थीं, और इसमें एक बूढ़ी महिला थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, एंड हर आईज़ वर मॉइस्ट, आँखें भर आई थी उनकी, और उन्होंने बस इतना ही कहा कि मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये दिन देख रही हूँ। सो दिस इज़ द फेज़, एंड ये सिम्बॉलिकली अपने आप में दिखाता है कि चीज़ें बदल रही हैं, और एक नए युग का आगमन है। डिप्लोमेटिकली डिप्लोमेसी पे मैंने इसे अपनी बुक में की है। डिप्लोमेसी में धर्मा के बाद डिप्लोमेसी पे बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं, और वो चेंजेस दिखते हैं, और मैंने फोकस इसलिए भी किया क्योंकि डिप्लोमेसी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको विश्व स्तर पे आपको स्थापित करता है। आज जो भारत की साख है, वो पहले कभी नहीं थी। एंड वी काइंड ऑफ वी मिस द बस व्हेन नेहरू जी वाज द प्राइम मिनिस्टर। एक अच्छी शुरुआत हुई थी उस समय, आज़ादी के समय, जब अमेरिका भारत की तरफ एक 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 अच्छी दृष्टि से देखता था। इनफैक्ट कैनेडी के समय में भारत को इनफैक्ट न्यूक्लियर पावर का नो हाउ भी देने की पेशकश की गई थी। इतना एक पॉजिटिविटी था हमारे रिलेशन में, लेकिन नेहरू जी ने उस मौके को मिस कर दिया, क्योंकि उस समय तक उनकी आइडियोलॉजी फर्स्ट थी। वो समहाउ विश्वास करते थे कि नेशन कैन कम सेकेंड, आइडियोलॉजी इज़ द फर्स्ट। तो उन्होंने समहाउ अमेरिका का साथ नहीं लिया। वो समहाउ एक अपनी ही सोच में रहे, और उसका खामियाजा देश को बहुत भुगतना पड़ा था। वी वी मिस द बस डिप्लोमेटिकली। बट 14 से हम देख रहे हैं कि एक नई डिप्लोमेसी है जिसमें नेशन फर्स्ट को नई सरकार ने बहुत ही स्ट्रांगली आगे किया है। और उसका एग्जांपल हम सब जगह देखते हैं, चाहे वो यूक्रेन वार हो, एक बहुत बड़ी इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था वो, क्योंकि यूक्रेन वार में एक तरफ हमारा एक फ्रेंड था अमेरिका, और दूसरी तरफ हमारा एलाई है जो कि रशिया। दोनों आमने सामने थे, और इन सबके बीच में फ़ायदा लेने के लिए चाइना था। बट जिस तरह से भारत ने उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदला है लास्ट 3 साल में, डिस्पाइट बीइंग सो मच ऑफ प्रेशर बीइंग पुट, यूरोप ने बहुत प्रेशर डाला भारत पे इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, कि आपको डेमोक्रेसी के साथ रहना चाहिए और पुतिन को छोड़ देना चाहिए। भारत ने अपना एक स्टैंड बनाए रखा, और आज वो विंडिकेटेड है। सिमिलरली इन पाकिस्तान,
पाकिस्तान की पॉलिसी इनफैक्ट हम बहुत कम बात करते हैं। समहाउ हमने बालाकोट किया, उरी अटैक पे हम लोग बात करते हैं, लेकिन समहाउ जो लार्जर जो पॉलिसी चेंज पाकिस्तान पे है वो हमने अभी भी मिस कर दिया, और उसके लिए हम बहुत क्रेडिट नहीं देते हैं मोदी सरकार को। अब वो पॉलिसी सिर्फ इतनी है कि मोदी सरकार ने ये बोला है कि हम आपसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आप यू स्टॉप बीइंग ए बुली। आप 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 एक नेबर की तरह व्यवहार करना जब तक शुरू नहीं करते हैं तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। इनफैक्ट हमें हमें ये बताया जाता है कि डिप्लोमेसी इज जस्ट अबाउट टॉकिंग, यू हैव टू टॉक टू पीपल, टॉक टू समबडी। That's not diplomacy. Diplomacy, sometimes you don't talk to people is also diplomacy. You decide not to talk is also diplomacy. And today this government decided not to talk to Pakistan, which is a very good policy, and उसके हम रिजल्ट देख रहे हैं। इनफैक्ट आप देखें, पाकिस्तान और भारत के सबसे इंटेंस जो डिबेट थे, डायलॉग थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ करते थे, 2000 से लेके 2008 तक। 8 में फिर मुंबई ब्लास्ट हुआ एंड फिर चीज़ें रुक गई। लेकिन आप देखेंगे उस वही एक समय था जो कि टेररिज्म भी इस देश में अपने चरम पे था। मुझे कोई भी शहर याद नहीं है जहाँ की टेरर ब्लास्ट नहीं हो रहे थे। बनारस हो, अहमदाबाद हो, पुणे हो, दिल्ली में ब्लास्ट हुई थी। सब शहरों पे चुन चुन के अटैक हुए हो रहे थे, और वही समय था जब हम उनसे बहुत क्लोजली बात भी कर रहे थे। इनफैक्ट वाजपेयी जी की तो एक यही कमजोरी रही कि वो समहाउ ही वांटेड टू रीच आउट टू पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट। और इन द प्रोसेस क्या हुआ कि लाहौर गए, लाहौर से वो कारगिल गए, कारगिल से वो आगरा गए, और अंत में उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिला। और यही सेम प्रोसेस मनमोहन सिंह ने भी अपने पाकिस्तान पॉलिसी पे चलाया था। इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द फॉर्मर डिप्लोमेट, एंड ही टोल्ड मी दैट दैट जो मनमोहन सिंह और जनरल परवेज मुशर्रफ की जो वार्ता हो रही थी कश्मीर पे, वो असफल रही। वो भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मनमोहन सिंह वाज ऑलमोस्ट रेडी टू गिव पाकिस्तान ऑन प्लेटर टू जनरल मुशर्रफ बाय अलाउइंग डीमिलिटराइजेशन ऑफ द वैली। वो तो समहाउ भगवान भला करे मुशर्रफ साहब का कि उन्होंने इंटरनल कुछ प्रेशर में आके एक्सेप्ट नहीं किया उसको, वरना यदि हम डीमिलिटराइज करते कश्मीर को तो कश्मीर को वहाँ से आर्मी हटने के बाद वहाँ कौन आता, वी ऑल नो, एंड वी हैव लॉस्ट जो भी हम गेम्स वहाँ बनाए थे in the name of dialogue. So it's better we don't talk to a bully. Or that's what this government has done, and Pakistan has been put in its place. That's what I can say in last few years. China is the biggest challenge, and that is the challenge which India will have to face. वो challenge इंडिया को अभी भी सीखना पड़ेगा कि कैसे how to deal with the dragon, क्योंकि चाइना अपने आप में पाकिस्तान तो है नहीं। वो पॉलिसी वाइज भी वो पाकिस्तान की तरह का अड़ियल रवैया नहीं होता है। चाइना इज़ वेरी स्मार्ट एडवर्सरी। वो अपना पॉलिसी है एवरी फ्यू ईयर्स में चेंज करता है, वो देखता है व्हाट वर्क्स फॉर इट, वो अकॉर्डिंगली वो करता है। एंड बट गुड पार्ट इज़ दैट 2020 में जब चाइना ने हमारे LAC पे हमारे सोल्जर्स पे अटैक किया, उसके बाद से हमने उनको वो स्पेस नहीं दिया है जहाँ कि वो दे कैन डू एनीथिंग। वी हैव पुट आवर सोल्जर्स देयर, वी हैव टोल्ड देम जब तक आप वापस नहीं जाएंगे वी विल बी हियर। सो वी हैव काइंड ऑफ वी हैव पुट द बॉल इन द चाइनीज कोर्ट कि यू हैव टू बस कम एंड आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू मीन बिजनेस। और ये ग्लोबली आप देखेंगे ये शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा वो एक चैलेंज बन गया, क्योंकि शी जिनपिंग वांट्स टू बी सीन एज समबडी हु गेट्स थिंग्स डन। समहाउ इंडिया पे समहाउ वो हो नहीं रहा। सो ये भी अपने आप में बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है फॉर न्यू इंडिया। दो आई बिलीव दैट some policies, some tactical errors might have been done by us. For instance, like we chose to leave the Kailash Heights. I believe that we shouldn't have left that. Kailash Heights was a strategic height जहाँ से हम चाइनीज मूवमेंट देख सकते थे, बट दैट्स मोर लाइक ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन, उसको हम फिर भी इग्नोर कर सकते हैं। बट लार्जली ऑन द लार्जर पॉलिसी पॉइंट दिस गवर्नमेंट हैज ओनली डिलीवर्ड एंड taken India's न्यू इंडिया फॉरवर्ड। बट देयर इज मोर टू दैट। मुझे हमेशा अभी भी याद है एक बहुत ही इकबाल का एक तराना हुआ करता था कि
कि कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। इकबाल ने ये बात लिखी थी और ये बात ऐसे तो सच लगती है, हमें बड़ा अच्छा भी लगता है सुन के कि यार ये हम ऐसे सिविलाइजेशन है जो कि समहाउ हमें कुछ नहीं होता है, हम वी फेस सो मच ऑफ स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम है, स्टिल हम वी ओवरकम दैट। और बात में सच्चाई भी है, क्योंकि जो भारतीय जो जो सनातन जो भी सिविलाइजेशन है, यही सिर्फ यही एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है जो कि म्यूजियम में नहीं है। ग्रीक्स आए और चले गए, इजिप्शियंस आए चले गए, रोमन सब नहीं है। भारत अभी भी है, भारतीय अभी भी है, भारतीय जो सिविलाइजेशन है अभी भी है। बट कैन वी टेक इट फॉर ग्रांटेड? टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट भारत राइजिंग, भारत आगे बढ़ रहा है, जो कि बढ़ रहा है, और एंड इट विल टेक इट्स प्लेस। बट इसके साथ अपनी चैलेंजेस भी हैं, और ये चैलेंजेस तब है जब कि हम हमारे अपने एक सोच में एक सिविलाइजेशनल एक मूविंग्स आ रही है। सिविलाइजेशन थॉट, हम सिविलाइजेशनल अपनी जो हेरिटेज है उसको बहुत अपोलॉजिटिक होकर नहीं देख रहे हैं। हम प्राउड फील कर रहे हैं उसके बारे में, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वी आर ऑलरेडी सिविलाइजेशन, हम क्या हैं, हम अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इज़ एवरीथिंग ऑल राइट टुडे? वहाँ मुझे लगता है वी नीड टू बी स्लाइटली मोर केयरफुल, वी नीड टू वर्क मोर, बिकॉज देयर आर थिंग्स, निगलिंग प्रॉब्लम्स एज आई कॉल इट, वो अभी भी हमारे अपने जो प्रोग्रेस में है, जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें है। फॉर इंस्टेंस, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे दिखता है वो हमारे अपनी इतिहास के सोच पे है, सेंस ऑफ हिस्ट्री। वी स्टिल डोंट हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। लाइक एक जो प्रॉब्लम मैं हमेशा भारतीयों में देखता हूँ, शत्रु भाव भारतीयों में नहीं होता है। दे डोंट नो हु द एनिमी इज, दे डोंट नो। इनफैक्ट एक जो मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ अपने बात से, लेकिन मैं कहना चाहूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस एक डायलॉग जो स्पेशली मैं हमारे इंग्लिश मीडिया में हमेशा देखता हूँ, जहाँ वो बोलते हैं कि वीक पाकिस्तान इज़ बैड फॉर इंडिया, इसलिए पाकिस्तान को वीक ना होने दें। नाउ इट्स अ वेरी स्टूपिड आर्गूमेंट। आप अपने एनिमी कंट्री को वीक ही करोगे, आप उसको कमज़ोर करोगे, आप उसको तोड़ के रखोगे। लेकिन हाँ, इस तरह की बातें हम सुनते हैं, और इसके बहुत फॉलोअर्स भी हैं, लोग मानते हैं, जेन्युइनली दे बिलीव दैट नो 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 पाकिस्तान कैन नॉट बी वीकेंड। ये इसलिए है क्योंकि शत्रु बोध नहीं है, और ये सब चीज़ में है, ये भारतीय साथ ये प्रॉब्लम हमेशा रही है। सिमिलरली इतिहास बोध नहीं है, और ऐसा प्रॉब्लम है, जो हमारा इतिहास है वो हमारा अपना इतिहास है ही नहीं। जो हमें पढ़ाया जाता है वो समहाउ इन्वेडर्स का इतिहास है, वो अटैक्स का इतिहास है कि हम पे, अच्छा हमें हमें आर्यंस आए अटैक किया, उसके बाद अलेक्जेंडर आया अटैक किया, उसके बाद शक खून ये लोग आए अटैक किए, फिर मुस्लिम्स ने अटैक किया, फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने अंग्रेज आए, इन लोगों ने अटैक किया, फिर फाइनली महात्मा गांधी और चाचा नेहरू आए, उन्होंने आज़ादी दी और हम आज़ाद हो गए। ये लार्जली हमारी इतिहास यही है। पर क्या यही इतिहास हमारी है? ये हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत आई बिलीव दैट इज इन्वेडर्स हिस्ट्री है, ये आउटसाइडर्स हिस्ट्री है, ये बहुत दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री है। एज इफ यू नो, दिल्ली तो हमारा कैपिटल 1911 में बना है, लेकिन हमारे इतिहासकार समाव अभी उसी सेंस को प्राचीन काल में लेके जाते हैं, और उनके लिए सब दिल्ली में जो हो रहा है वही भारत देश का इतिहास हो गया। तो ये हमें बदलने की ज़रूरत है। हमें पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि हम एक बहुत ही एक वी हैड वेरी ग्लोरियस हिस्ट्री, एक ऐसा इतिहास रहा है जो कि कहीं और नहीं रहा है। हम वी हैव ऑलवेज यू नो वी ऑलवेज से वी हैव बीन वर्ल्ड विश्व गुरु, बट देयर रीज़न फॉर दैट। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो हमारे जो भूभाग हमसे कटे थे, जो पार्टीशन हुआ था, दैट वाज नॉट द ओनली टाइम वी लॉस्ट टेरिटरीज फिजिकली एंड कल्चरली। आप देखें तो आप जापान जाएं, in fact I was talking to one Japanese ambassador, and he was telling me, and this was long back, so now I know that that's a fact, आज से ऑलमोस्ट लाइक 10 साल पहले की बात थी मेरी। उन्होंने बोला था कि जापान में हिंदू टेम्पल्स हैं बहुत सारे, और वो टेम्पल्स हैं आपको जान के जो कि भारत में नहीं है। सरस्वती माँ के टेम्पल हैं वहाँ, इंद्र भगवान के टेम्पल हैं वहाँ, वहाँ वरुण के टेम्पल हैं, वो वैदिक गॉड्स के टेम्पल हैं जो कि अब भारत में भी नहीं मिलेंगे, ब्रह्मा जी के टेम्पल हैं वहाँ।
और लेकिन हमारे इतिहास में जापान, हमारे जो ऐतिहासिक जो भी हम उसमें पढ़ते हैं, कोई मेंशन ही नहीं है। वी आर टोटली कट ऑफ, वी डोंट नो। हम जापान में थे, हम चाइना के गुरु थे। चाइनीज लीडर्स इंक्लूडिंग माओ ने अपने उसमें कहा है कि इंडिया हैज़ बीन द टीचर, सिविलाइज्ड टीचर ऑफ चाइना। और वहाँ जो भी ये थी, और वहाँ सिर्फ हम बुद्धिज़्म को लेके नहीं गए थे, उससे पहले भी हमें हमारे जो हिंदू सनातन धर्मी थे वो वहाँ गए थे। उन्होंने सिविलाइजेशन उनको आगे बढ़ाने में भारत का हाथ था। जो खोटान है, जो सिंजियांग रीजन है, जहाँ के अभी आजकल चाइना बहुत मुसलमानों को तंग कर रहा है, वहाँ द प्लेस कॉल खोटान, खोटान वाज established by none other than, as tradition says, other than अशोका सन। सो ये सब हमारे हमारे सिविलाइजेशनली हमारे भारत के पार्ट थे, हमें पता ही नहीं है। इंटायर सेंट्रल एशिया में हमारे संस्कृत टेक्स्ट मिलते हैं। अफगानिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनली, जिसे हम गंधार बोलते हैं, टिल ऑलमोस्ट लाइक 8th 9th सेंचुरी, टिल 10th सेंचुरी वहाँ फाइट हुई, बहुत हिंदुशाही राज्य हुआ करता था। सिमिलरली इन साउथ ईस्ट एशिया, ये पल्लवाज किंग जब वहाँ गए तो वो कोई जंगल में थोड़े जा रहे थे, वो दैट वाज द एरिया दे न्यू। सो श्री विजय हो गया, कंबोडिया हो गया, बाली हो गया, ये सारे भारत के पार्ट थे। हम वहाँ से सिक्योर के हम एक कम्प्लीटली लैंड ओरिएंटेड सिविलाइजेशन बन गए। इनफैक्ट हम यहाँ तक बन गए कि हमें इनफैक्ट कुछ वक्त हमें ये बोलना जाने लगा कि हम बस लैंड पावर हैं और हमें सी की जानकारी ही नहीं है। जबकि अब हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो हमारी जो शिप बिल्डिंग थी, शिप बिल्डिंग मशीनरी एंड शिप बिल्डिंग टेक्निक्स, वो अंग्रेज़ों से भी अच्छी थी। जब अंग्रेज यहाँ आए थे देश से, उनसे भी अच्छी थी। सो आई थिंक हमें अपने इतिहास को एक नए रूप में देखने की ज़रूरत है। हमें इतिहास को इतिहास से वो आर्यन द्रविडियन डिवाइड को हटाने की ज़रूरत है, जो कभी भी हम नहीं हटाए हैं। 10 साल हो गए हैं, एक नई नई सरकार है, नेशनली सरकार है, लेकिन अभी भी हम वही इतिहास पढ़ रहे हैं। वो इतिहास जिसमें कि बोला जाता है कि आर्यन ने द्रविडियों को भगा दिया। अब यहाँ आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस इतिहास को इवन बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं मानते हैं। उन्होंने अपने पुस्तक में इसे नकारा, बोला कि आर्यन बाहर से आया ही नहीं है, और देयर इज नथिंग कॉल्ड आर्यन एंड द्रविडियन डिवाइड। लेकिन हाँ, इसको समहाउ बाबा साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो आज नहीं जाना चाहेंगे, या इसको नहीं कोट करेंगे, या फिर उनके जो पाकिस्तान पे जो कोट हैं या इस्लाम पे कोट हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सो मोटा मोटी मेरा कहना है कि इतिहास को जब तक हम ना समझेंगे और अपने अपने जो अचीवमेंट्स हैं हम टॉम टॉम नहीं करेंगे। अब जैसे एग्जांपल है, मैं अभी 2007 में, मैं बहुत से सर जानता हूँ, बहुत लोगों से मैं अभी पूछता हूँ। 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने एक पेपर अपलोड किया था अपने वेबसाइट पे, और ये भारतीय यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि जो न्यूटन ने जो ग्रेविटी वाली बात कही थी, वो सब ढकोसला था। वो एक्चुअली इट वाज समथिंग विच वाज स्टोलन फ्रॉम इंडिया। वो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का ही वो ज्ञान था। वो उन लोगों ने थ्रू मिशनरीज वो वेस्ट किया, और न्यूटन भाई साहब के नाम पे उसे चलाया गया। और आप वो कहानी भी सुने तो आपको आश्चर्य लगेगा, आपको लगेगा कितनी सिंपलिस्टिक कहानी है। एक बंदा आपको एक पेड़ के नीचे सोया हुआ और एप्पल गिरता है, और सडनली उनको एहसास होता है कि वहाँ ग्रेविटी है, एज उससे पहले एप्पल नहीं गिरा था और किसी ने एप्पल गिरते हुए नहीं देखा। सो बट हाँ, समहाउ वी नेवर क्वेश्चन इट, वी स्टिल डोंट क्वेश्चन इट। अभी भी हमारे टेक्स्ट बुक में इसका मेंशन नहीं है कि भाई न्यूटन ने नहीं किया है। मैं इनफैक्ट मैं लास्ट वीक इससे पूछा था, कुछ एक मैं कॉलेज के ग्रुप में गया था, मैंने पूछा कि डू दे नो अबाउट दैट, कि इट वाज नॉट न्यूटन बट केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, एंड दे हैड नो आइडिया अबाउट इट। और ये 2007 का रिसर्च है। सो पहले तो हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, हमें अपनी जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमने जो अचीवमेंट किए थे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब हम अपने इतिहास को सही करें। दूसरा, एक बहुत ही डरावना एक एक्ट आ गया हमारे देश में, वो भी एजुकेशन रिलेटेड ही है, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि मेरी फैमिली में स्कूल चलता है, माई फैमिली रन्स ए स्कूल। और राइट टू एजुकेशन में क्या है कि 25% ऑफ जो उनका जो सीट्स है वो वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व होता है, जो कि बहुत अच्छा विचार है।
नाउ अगेन जो हमारे सेकुलर पॉलिसी का लूप होल देखिए, ये अच्छा विचार सिर्फ हिंदुओं के लिए छोड़ा गया, माइनॉरिटी के लिए नहीं छोड़ा गया। लेट एवरीवन डू इट। बेचारे उनको बुरा लगता होगा कि उनको ये मौका ही नहीं दिया जा रहा, बट जो भी है। नाउ ये 25% जो एडमिशन होता है वीकर सेक्शन का, उसके इसका जो पैसा होता है वो सरकार वो स्कूल्स को देती है। नाउ सच इज द स्टेट ऑफ अफेयर इन दिस कंट्री कि एक रिसर्च डेटा बोलता है कि ऑलमोस्ट इट टेक्स ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 300 days टू गेट दैट मनी। लेकिन वो भी कंजर्वेटिव अमाउंट है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इट टेक्स देम ईयर्स टू गेट दैट मनी फ्रॉम द स्टेट। बहुत स्टेट के पास पैसा ही नहीं है। बिहार और ये सब स्टेट है, वो तो उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देके ही सब खत्म हो जाता है। दे डोंट हैव मनी, सो वो देते नहीं है। इन द प्रोसेस क्या हो रहा है कि ये जो स्कूल्स हैं, और ये हिंदू स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स बंद हो रहे हैं। पिछले 10 साल में 10,000 स्कूल बंद हो चुके हैं इस देश में। और ये तब हो रहा है जबकि हम नए भारत का हमने एक स्थापना कर रहे हैं, हम नए भारत की बात कर रहे हैं। So we need to change that. It's time that we need to change it. We need to get rid of this flawed act. There is another act, I should talk about. That act is, this Waqf Act. ये बहुत ही डरावना एक्ट है। इनफैक्ट इस एक्ट के हिसाब से यदि आप माने तो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जगह में भी यदि वक्फ के रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जगह वक्फ का है और मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जगह वक्फ ही नहीं है, मेरी है। उन्हें नहीं करना है, उन्हें बस जाके मुझे नोटिस देना है कि ये जगह वक्फ की है। और मैं किससे अपील करूँगा? मैं वक्फ बोर्ड से ही जाके अपील करूँगा। सो वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि ये ज़मीन उनकी है नहीं है। सो वो मुझे नोटिस भी देंगे, वो डिसाइड भी करेंगे। नाउ ये सब लॉ आज भी है। ये सब लॉ इन लॉज की मतलब डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। अपने आप में देखने से लग रहा है कि इससे ज़्यादा डरावना लॉ तो हो ही नहीं सकता है किसी भी देश में। लेकिन ये लॉ आज भी चल रहा है, ये लॉ आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। और समहाउ इनफैक्ट समबडी टोल्ड मी फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई सॉरी, ऐसा ही केस में क्या हुआ था कि वक्फ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गए और उन्हें नोटिस दिया और बेसिकली इट वॉज मोर लाइक एक्सटॉर्शन। बाद में कुछ पैसे देके बात हो गई और फिर वो केस सेटल हो गया। तो अब वो एक्सटॉर्शन वाली पॉलिसी चल रही है और ये आज के देश में चल रहा है, जहाँ कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नया भारत बन रहा है और जहाँ सिविलाइजेशन उसकी बात कर रहे हैं। आई थिंक वी नीड टू रियली डील विद दैट। फाइनली आई बिलीव दैट वी नीड टू रियली ब्रिंग इन द रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट आप एज वी टॉक, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, almost like 50 million criminal and civil cases are pending. 50 million, that is like 5 crore हो गया, I suppose, cases pending हैं इन सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स में। अब यदि जस्टिस ही डिले हो तो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। और ये अब प्रॉब्लम ये है कि ये डे बाय डे और ख़राब हो रही है। मेरे पास डेटा है, मैं डेटा शेयर करूँगा। over 10,000 cases have been added to the Supreme Court's pendency list in the last 5 months, thus increasing the number from 69,766 cases as on July 1 to 80,040 on December 1. Interestingly, it has taken 3 years previously, from March 2020 to July 2023, to add 10,000 cases. तो पहले जहाँ 3 साल लगे थे 10,000 केसेस में, अब वो 5 महीने में 10,000 केसेस हो रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है और इसके हम कुछ कर नहीं रहे हैं। सो जब तक हम इसको नहीं देखेंगे, और कॉलेजियम सिस्टम की तो बात करना, खैर तो भाव ने बहुत सारी बातें की कि अपने आप में ही बेमानी है कि जहाँ की जुडिशरी खुद ही डिसाइड करता है कि वो कौन वहाँ जज बनेगा और कौन नहीं बनेगा। सो यानी इंस्टीट्यूशन कांट बी जज एंड जूरी बोथ। तो ये सब चीज़ें एक प्रॉब्लम है जो कि नए भारत को अभी भी एल कर रही है, नए भारत को अभी भी वो परेशान कर रही है। एंड वी नीड टू रियली sort this out if we want this country to do well. But yeah, I want to end this conversation on a very positive note, on an optimistic note, saying that I believe that things are changing. I'm not somebody who believes that we are stuck in a quagmire
एंड वी आर नॉट मूविंग अहेड, या हमारा फ्यूचर नहीं है, हम अंधकार में जा रहे हैं। हम दिन ब दिन हम सॉल्यूशन खोज रहे हैं, हम चीज़ों का एक जो रास्ता है वो खोज रहे हैं। थोड़ा और तेज़ कर सकते हैं चीज़ों को, थोड़ा और तेज़ी से उसका निवारण कर सकते हैं। एंड यही मैं होप करूँगा। और मेरी पुस्तक भारत राइजिंग follows that line and tells a way how to take this country forward in the path of dharma and democracy and diplomacy. Thank you.